आशा उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, बहुत सारी खबरें हैं आपके साथ शेयर करनी है जनाब। और एक तो इमरान खान साहब ने एक ख़त लिखने का फैसला किया है, कितना इंपॉर्टेंट है ये, और इसको लेकर के अब प्रोपेगेंडा क्या होगा ये मैं पहले से ही आपको बता देती हूँ। उसके अलावा जनाब बात करेंगे, एक और इलेक्शन होने जा रहा है और ये इलेक्शन किसका है, क्यों है, ये भी आपको बताते हैं। इसके साथ साथ जनाब आज मखसूस नशिस्तों के हवाले से इनफैक्ट ओवरऑल इलेक्शन कमीशन ने आज 4-5 फैसले किए और ये सब के सब फैसले पीटीआई के अगेंस्ट थे। इन फैसलों के बारे में आपको डिटेल बताती हूँ। और क्या इस वक्त इस सिस्टम से और इन इदारों से, इन अदालतों से इंसाफ मांगना दुरुस्त है या फिर वाकई सिस्टम के ऊपर प्रेशर बढ़ाना पीटीआई की स्ट्रैटेजी होना चाहिए, इसके ऊपर बड़ी बात हो रही है। तो कुछ चीजें मैं आपको फैक्ट्स के साथ और खबरों के साथ इसके हवाले से शेयर करूंगी और फैसला आप पर ही छोड़ देंगे कि क्या होना चाहिए। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जनाब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर भी किया करें। सबसे पहले तो जरा आपको ये बता दें जनाब के पीटीआई ने जो इलेक्शन कमीशन ने जो अहम फैसले किए हैं, इन फैसलों में जनाब एक फैसला तो जो 2 हलकों के नताइज पहले रोके गए थे, मुअत्तल किए गए थे नोटिफिकेशन, इस्लामाबाद के हलके जिसमें शुएब शाहीन साहब का, अली बुखारी साहब का हलका था, तो ये जो नताइज हैं दोबारा से बहाल कर दिए गए इलेक्शन कमीशन की तरफ से और इन दोनों की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी गई हैं। अलबत्ता इनके पास ये ऑप्शन मौजूद है कि ये इलेक्शन ट्राइब्यूनल में आगे जाएं और ये इलेक्शन ट्राइब्यूनल जो है ये हाई कोर्ट के जजेस पर मुश्तमिल ट्राइब्यूनल होते हैं, तो उसमें अब जाके इन्हें चैलेंज करना पड़ेगा। इसके साथ साथ सलमान अकरम राजा साहब का हलका 128, यहाँ पर भी नतीजा रोका गया था। ओन चौधरी की कामयाबी का नोटिफिकेशन वापस लिया गया था, लेकिन मैंने उस वक्त भी कहा था कि ये एक इंटरम रिलीफ है, आर्जी कामयाबी है और अब वो आर्जी कामयाबी छीनकर वापस एक दफा फिर से सलमान अकरम राजा की दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी गई है और ओन चौधरी की कामयाबी का नोटिफिकेशन बहाल कर दिया गया है। चौथा जो फैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, वो भी पीटीआई के बरखिलाफ नजर आता है और वो ये कि मखसूस नशिस्तें जो अलॉट की गई हैं पंजाब असेंबली में और सिंध असेंबली में, इन नशिस्तों में पीटीआई जो कि अब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के प्लेटफॉर्म से इन नशिस्तों के हुसूल के लिए ख्वाह थी, उसको ये नशिस्तें अलॉट नहीं की गई हैं। फिलहाल ये नशिस्तें उनकी होल्ड कर दी गई हैं। इसकी क्या वजह है, कोई समझ नहीं आती बात, क्योंकि फिलवक्त जो नजर आ रहा है उसमें पीएमएलएन को नशिस्तें तकरीबन 38 नशिस्तें उनको अलॉट की गई हैं। इसी तरह से पीपल्स पार्टी को 3 नशिस्तें पंजाब असेंबली में अलॉट की गई हैं। इसी तरह से इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को 1 नशिस्त अलॉट की गई है और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई नशिस्त भी अलॉट नहीं की गई है। अब ये फिर वही एक बदनीयती नजर आ रही है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, जिसके बारे में ऑलरेडी जो इनके टाउट सहाफ़ी हैं और जो खास इनके हल्के के लोग हैं जो आके खबरें देते रहते हैं कि जी नहीं कुछ मिलना पीटीआई को, तो उन्हीं ने ये बता दिया हुआ था कि मखसूस नशिस्तें नहीं मिलेंगी। और इस सिलसिले में अगरचे कुछ ऐसी मिसालें मौजूद थीं कि कहीं पे आज़ाद अरकान अगर शामिल हुए तो उनकी बुनियाद के ऊपर मखसूस नशिस्तें मिली हैं, लेकिन इस बार अभी तक तो कम से कम ये नशिस्तें नहीं मिली। अब जाहिर है कि पीटीआई को एक दफा फिर से इस सिलसिले में रुजू करना पड़ेगा और मामला फिर तवालत इख्तियार करेगा। तो पहले तो जी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो कि सिलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है एक्चुअली, और बिल्कुल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ शुरू से ही एक पार्टी बना हुआ है, एक फरीक बना हुआ है। इसका हर फैसला मुतनाज़ फैसला, इसका हर फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ है। बल्ले के निशान से लेकर के मुख्तलिफ पार्टीज और मुख्तलिफ जो इलेक्शंस के ऊपर जो इनके बेचारों के मुख्तलिफ तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको लेकर के हर चीज़ के ऊपर सिर्फ ये देखते ही कि ये पीटीआई की दरख्वास्त है उसे मुस्तरद कर दिया जाता है। तो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इस वक्त बिहेवियर है और बड़ा राइटली पीटीआई ने शुरू से इसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, अदम एतमाद किया और इनसे इस्तीफे का मुतालबा किया है। लेकिन ये लोग बिल्कुल इस मामले के ऊपर शेमलेस हैं और जिस तरीके से ये पार्टी बनकर एक आईनी इदारे का नाम खराब किया गया है, जिस तरीके से उसको बिल्कुल अवाम में उसकी साख जीरो कर दी गई है, ये इतना बड़ा नुकसान है कि जिसका अभी तक किसी को बिल्कुल अंदाजा ही नहीं हो रहा है। तो बहरहाल जी ये तो पहले आपके सामने आ गए फैसले। अब मैं ये बात क्यों कह रही हूँ, मैं ये बात इसलिए कह रही हूँ, इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक मैं मिसाल दे देती हूँ। आज डॉन न्यूज में एक कॉलम लिखा है अदील वाहिद साहब ने, जो कि खुद भी एक लॉयर हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग कॉलम है और इस कॉलम में बेसिकली उन्होंने एक पूरा खाका, एक छोटी सी मिसाल देकर समझा दिया है। उन्होंने बताया कि जी इस इलेक्शन में 3 वकीलों ने जो है इलेक्शन लड़ा और तीनों ने ये क्लेम किया कि वो उन्होंने इलेक्शन जीता, और जो कि नजर आ रहा है कि उन्होंने इलेक्शन जीता। अब वो बात बेसिकली कर रहे हैं सलमान अकरम राजा साहब की, तैमूर मलिक साहब की और शेर अफजल मरवत साहब की। सलमान अकरम राजा साहब ने लाहौर अन्य 128 से इलेक्शन जीता भी और तैमूर मलिक साहब ने इलेक्शन मुल्तान से जीता
और जो अपने तीसरे शेर अफजल मरवत साहब हैं इन्होंने लकी मरवत से जीता। अब अदील वाहिद साहब ये फरमाते हैं कि इंटरेस्टिंगली जो दो वकला थे उन्होंने कानून और इंसाफ पे यकीन रखते हुए अपना मामला अदालतों में ले जाने का फैसला किया और ये दोनों अदालतों में भी गए, इलेक्शन कमीशन में भी गए, जो भी एक लीगल इसके स्टेप्स हो सकते थे वो बेचारे ये धक्के खा रहे हैं और फॉलो कर रहे हैं। लेकिन आज तक इनको इनकी कामयाबी के नोटिफिकेशन नहीं मिले, बल्कि इनके मुखालिफ को फॉर्म 47 के तहत जितवा दिया गया। दूसरी तरफ शेर अफजल मरवत साहब भी एक लॉयर थे, लेकिन उन्होंने ये रास्ता नहीं चुना, उन्होंने एक दूसरा रास्ता चुना। जब उनका कामयाबी का नोटिफिकेशन रोका गया तो उन्होंने क्या किया, वो अपने हलके में गए, अपने तमाम सपोर्टर्स को, वोटर्स को साथ लिया, अपने कबीले के लोगों को साथ लिया, एक लश्कर बनाया और लश्कर बना के जाके वो आरओ के ऑफिस के सामने बैठ गए, खूब दबाव डाला, हत्ता कि उस आरओ को ये नतीजा, उनकी जो कामयाबी का नोटिफिकेशन था वो देना पड़ा और उसके बाद ही उसकी जान छूटी और फिर वो कामयाबी के साथ अपना नोटिफिकेशन लेकर, जीत की कामयाबी का परवाना लेकर वहां से उठे। तो ये आप बेसिकली क्या बता रहे हैं, ये आपने बताया है कि ये लातों के बूथ हैं, ये बातों से नहीं मानते। यानी हमारे मुल्क में ड्यू प्रोसेस की, हमारे मुल्क में अदालतों की, हमारे मुल्क में इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की, हमारे मुल्क में प्रॉपर एक जो एसओपी है उसके मुताबिक इन चीजों की कोई हैसियत नहीं है। डंडे का जोर है, जो लश्कर कशी करके अपना जीत का नोटिफिकेशन ले गया, ये उसका हक था, ये उसका हक था शेर अफजल मरवत का। अगर वो जीता उसको नोटिफिकेशन मिलना चाहिए था, लेकिन उसको मालूम था कि यह हक उसे आसानी से सीधे तरीके से नहीं मिलेगा, उसको उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी और फिर उसने ये किया। और जब ये लश्कर कशी की गई तो फिर फौरी तौर पर नोटिफिकेशन उसका जारी हो गया। और दूसरी तरफ ये बेचारे जो दो वकील आइन और कानून के ऊपर, इंसाफ के ऊपर यकीन रखने वाले लोग, इनको आज तक अदालतों में ख्वार होना पड़ा है और आज तक ये लोग हारे हुए हैं। हालांकि ये लोग जो सलमान अकरम राजा हैं, ये 98,000 की लीड से जीता हुआ बंदा है, जिसका ओन चौधरी के साथ इंटेलेक्ट में कोई मुकाबला नहीं है, जिसको एक मैसिव सपोर्ट हासिल थी और उसको इन्होंने हराया हुआ है शेमलेसली। और ओन चौधरी जैसे बंदे को इन्होंने उसके ऊपर फौकियत देकर उसको फॉर्म 47 के तहत जितवाया हुआ है। कोई उसके पास सबूत नहीं है जीत का, लेकिन उसको जितवाया हुआ है। तो ये आपने मैसेज दिया है हमारी इस पूरी नौजवान नस्ल को कि भाई इस मुल्क में रहना है तो आप लोगों को अदालतों का, ड्यू प्रोसेस का कोई जरूरत नहीं है दरवाजा खटखटाने की। ये डंडे का राज है, यहां पर डंडे का राज है। आप लश्कर कशी करें, दबाव बढ़ाएं तो आपको आपका हक भी लेने के लिए यही हरबाज मानना पड़ेगा। तो ये बेसिकली एक जो है अनफॉर्चुनेट जो है सिचुएशन है। यही वजह है कि आज भी लोग पीटीआई की इस बात के ऊपर तनकीद करते हुए नजर आ रहे हैं कि इनकी स्ट्रैटेजी ये क्यों है कि ये अदालतों में धक्के खाएं। इनकी स्ट्रैटेजी ये क्यों है, इनको चाहिए दबाव बढ़ाएं, सड़कों पर आएं, सांस लेना अजाब कर दें, जीना महाल कर दें, तब इनको इनका हक मिलेगा। क्योंकि जो हम ये हमेशा लॉलीपॉप सुनते थे, दिया जाता था कि जनाब आप बैलेट के जरिए जो है तब्दीली लेके आए, धरने देकर, सड़कों पे फैसले नहीं होते, अदालतों में फैसले नहीं होते, फैसले होते हैं पार्लियामान में, अवाम की अदालत में। अब वो अवाम की अदालत से भी अपना फैसला लेकर आ गए, तो आप लोगों ने क्या किया, आपने अवाम की उस अदालत का फैसला नहीं माना, आपने अवाम को भी ये मैसेज दिया और जो बैलेट के जरिए तब्दीली पर यकीन रखते थे उनको भी ये मैसेज दिया कि इस मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं है, इस मुल्क में कोई कानून और कोई इंसाफ नाम की चीज नहीं है, इस मुल्क में सिर्फ डंडे का राज है। ये आपने उसको मैसेज दिया। वरना जो ड्यू प्रोसेस बनता है वो आप चलने दें, आप वहां से उनको इंसाफ देते तो पता लगता कि हाँ भाई इस मुल्क में इंसाफ नाम की कोई चीज है। ये आपका जो आज बुनियादी जो स्ट्रैटेजी है पीटीआई की, इसके ऊपर लोग इसलिए क्रिटिसिज्म कर रहे हैं कि पंजाब असेंबली में आपने शोर नहीं मचाया, आप चुप करके बैठे हुए हैं, उधर आपके एमपीएस को भी वो जबरदस्ती शामिल करवाई जा रहे हैं नून लीग में, जो जीते हुए हैं, और जो हारे हुए हैं उन बेचारों के नोटिफिकेशन इन्होंने सारे जबरदस्ती यानी हार के नोटिफिकेशन निकलवाए हुए हैं और पीएमएलएन को जितवाया हुआ है। तो ये सारा एक गदर मचा हुआ है यहाँ पर, और ये सारा का सारा खसारा जो है ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, ये सारी वारदात है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की है। ये बदतरीन मुल्क के साथ इन्होंने ज्यादती की है कि जिस तरीके से इन्होंने अवाम का इत्मीनान बिल्कुल मजरूह करके रख दिया है। इसके साथ साथ अब आप ये देखिए कि इस सारे मामले पर कि जी मखसूस नशिस्तें, पीटीआई को जो अपना नाम चेंज करना पड़ा, इस सारे मामले के ऊपर बड़ा इंपॉर्टेंट आज पीटीआई ने एक डिसीजन लिया। उन्होंने आज अनाउंस किया कि जी हम 3 मार्च को अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने जा रहे हैं, नए इंट्रा पार्टी इलेक्शन। और उसके अंदर उन्होंने ये बताया कि इस दफा बैरिस्टर अली जफर जो हैं वो नए चेयरमैन नामजद हुए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, इंस्टेड ऑफ बैरिस्टर गौहर अली खान साहब।
और अब ये आज पहले तो हुआ ये कि जो अयूब खान साहब थे, उमर अयूब साहब, इनको मिलने नहीं दिया गया इमरान खान साहब के साथ, और घंटों में इंतजार करके चले गए जबकि उनके पास हाईकोर्ट का फैसला मौजूद था। बहरहाल जो दूसरी टीम गई थी वकला की, उनकी मुलाकात हो गई। अली जफर साहब हों, बैरिस्टर अली जफर साहब हों और गौहर साहब हों, इन सब की मुलाकात हो गई। इन्होंने अब आके जो है 2-3 बड़ी अहम अनाउंसमेंट्स की हैं। एक अनाउंसमेंट इसमें इन्होंने ये की जो मैंने अभी आपको बताई इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से, और दूसरी जो इन्होंने अनाउंसमेंट की है वो ये कि इमरान खान साहब की हिदायत पर पीटीआई की तरफ से IMF और यूरोपीय यूनियन को खतूत लिखे जाएंगे, और इन खतूत के हवाले से इसका मतन क्या होगा एज इट इज तो वो नहीं बताया गया बैरिस्टर अली जफर साहब के हवाले से, लेकिन उन्होंने ये जरूर बताया कि जो इमरान खान साहब की IMF प्रोग्राम की एक हमायत की या ताउन की यकीन दहानी थी, वो इस बात से मशरूत थी कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए मुल्क में। अब उनका ये कहना है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन चूंकि नहीं हुए और रिगिंग के मैसिव इल्जामात हैं, और अभी तक कोई सीरियसनेस नजर नहीं आ रही कि कोई रिगिंग के इन इल्जामात को सही तौर पर ऑडिट करने जा रहा है या नहीं, तो इस वजह से इमरान खान साहब इस मामले को IMF के सामने रख रहे हैं। अब क्या उसमें वो एग्जैक्टली ये कहेंगे कि जी आप फिर पाकिस्तान को लोन ना दें, या फिर वो इसमें कोई कंडीशन बांधेंगे कि जब तक के धांधली के इल्जामात की तहकीकात ना हो उस वक्त तक लोन ना दिया जाए। अभी ये कहना कबल वक्त है, लेकिन ये बताया गया कि चूंकि फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हुए तो इस मामले को अब इमरान खान साहब भी IMF के सामने, यूरोपीय यूनियन के सामने रखेंगे। अब इसके ऊपर एक नया प्रोपेगेंडा आप आने वाले चंद घंटों में देख लेंगे। एक तो इसमें यह कहा जाएगा कि देखें जी, हमने तो पहले ही कहा था इमरान खान है ही रियासत का दुश्मन, इमरान खान पाकिस्तान का दुश्मन है। इमरान खान ने पहले भी IMF के साथ डील खराब करने की कोशिश की थी। वो ऑडियो लीक आपको याद है ना, जब वजीर खजाना जो थे खैबर पख्तूनख्वा के, वो भी ये बात कर रहे थे कि हम इस सिलसिले में IMF से बात करेंगे, ये वो, हम साइन नहीं करेंगे पैकेज को, इस तरह की मामले पे कोई एक ऑडियो लीक आई थी, उसको भी काफी मनूवर किया गया था। तो अब फिर यही सारा नैरेटिव बनाने की कोशिश की जाएगी कि जी इमरान खान साहब के लिए तो उनका इक्तदार, उनकी पार्टी, उनकी वजारत उज़्मा इतनी इंपॉर्टेंट है कि वो कहते हैं कि मुल्क चाहे दिवालिया हो जाए, भाई IMF तुम लोन ना देना, चाहे मुल्क दिवालिया हो जाए। अब वो सारा मलबा उठा के बड़े खूबसूरती के साथ टाउट सहाफियों की मदद से PMLN के बिल्कुल जिसको कहता है ना वो जुबान दराज वाले जो फायर वर्क्स करने वाले लोग हैं, उनकी तरफ से वो सारा प्यार से डाल दिया जाएगा PTI के ऊपर कि जी मुल्क को दिवालिया करना चाहती है PTI। इस तरफ कोई नहीं आएगा कि भाई जब वो अदालतों में जाते हैं, जब वो इलेक्शन कमीशन में जाते हैं तो कोई एड्रेस नहीं कर रहा उनका मामला, कोई ये नहीं कह रहा कि हाँ भाई फॉर्म 45 के तहत जो है उसके मामलात को देखा जाए, कौन सही है कौन गलत है, इसको जांचा जाए। कोई जांचने के लिए तैयार नहीं है, कोई सीरियस नहीं है। और उसके ऊपर आप जब वो उसके ऊपर कोई एहतजाज करते हैं सड़कों पर आने के लिए, तो फिर आप लोग क्या करते हैं कि उनको डंडे मारते हैं, उनको गिरफ्तार करते हैं, आम शहरियों को पीटना शुरू कर देते हैं, उनको गिरफ्तार करना शुरू कर देते हैं। यानी उनको मजबूर किया जा रहा है कि वो ये धांधली एक्सेप्ट करें, ना वो इस पे एहतजाज करें, ना इसके ऊपर वो अगर वहां पर जाएं ट्राइब्यूनल्स में तो 4-5 साल इधर उधर उनको फुटबॉल बनाया हुआ है, शटल कॉक बनाया हुआ है। यानी पहले अदालत में जाएं, फिर इलेक्शन कमीशन में जाएं, फिर दोबारा अदालत में जाएं, अब वहां से इलेक्शन ट्राइब्यूनल में जाएं। अब वो शटल की तरह इधर उधर जलील होते फिरें लाखों वोट लेने के बावजूद, लेकिन उनकी कोई सुनवाई ना हो। और जब वो दबाव बढ़ाने के लिए ये बात कह रहे हैं कि हम इंटरनेशनली किसी को एंगेज करते हैं, तो उसके ऊपर अब ये लेबल लगाया जाएगा जो मैं अभी से आपको बता रही हूं कि जनाब ये देख लें, ये तो पाकिस्तान के साथ सिंसियर लोग ही नहीं है। इलेक्शन रिगिंग के इल्जामात इतने संगीन हैं और इसके ऊपर जो आपने पहले सारी बातें सुनी हुई हैं वही हैं, वो मौजूद है अपनी जगह, लेकिन उसके साथ साथ अब नई कुछ कहानियां भी सामने आई हैं। जैसे कि ये जो पैटर्न है इसकी रिपोर्ट सामने आई है, उसमें उन्होंने ये बताया है, याद दिलाया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस बात का पाबंद है कि इलेक्शन हो जाने के बाद उसने फॉर्म 45, फॉर्म 46, फॉर्म 47 इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पर जारी करने हैं, लेकिन वो अभी तक जारी नहीं हुए। आज उसकी लास्ट डेट है, 22 तारीख उसकी लास्ट डेट थी इनफैक्ट, लेकिन वो जारी नहीं किए गए। वो फॉर्म 45 कहाँ हैं मुख्तलिफ हलकों के, PTI वाले तो ले लेके घूम रहे हैं, बाकी सबके कहाँ हैं। तो ये अब इसके ऊपर कोई इलेक्शन कमीशन से ना पूछे, इसके ऊपर कोई इलेक्शन कमीशन से सवाल ना करे कि बाकी भी तंजीमें ये सवाल कर रही हैं आपसे। इसी तरीके से कमिश्नर साहब ने जो एक इल्जाम लगाया था, कमिश्नर रावलपिंडी ने, उसको क्या किया गया उसकी भी कहानी सुन लें। 5 दिन उस बंदे को लापता रखा गया और ये कहा गया कि जी वो तो है ही ज़हनी मरीज, ठीक है जी। और उसके बाद जनाब 5 दिन के बाद
कहीं उसको किसी अदालत में पेश नहीं किया गया। वो किधर था, किस थाने में था, उसको कहां से रिमांड उसका लिया गया, उसके ऊपर कौन सा मुकदमा था, किस दफात के तहत था, कुछ पता नहीं है कि 5 दिन वो बंदा किस तरह के हालातों वाकयात में था, किसी को कोई खबर नहीं है। और 5 दिन बाद एक उसका बयान मुबैना जारी कर दिया जाता है मुख्तलिफ मखसूस सहाफियों को, जिनको हमेशा ही जारी किए जाते हैं बयान, उन्हीं को बयान जारी कर दिया जाता है, जिसमें जिन्हें आप वो कह रहा है कि जी मैंने वो जो सारा पहले बयान दिया था, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, वो तो मैंने एक सियासी जमात के एक रूपोश रहनुमा के कहने के ऊपर की थी। मुझे उन्होंने कहा था कि जी आप ये कर दें, आपको हम बड़ा ओहदा दे देंगे। यानी जो जमात खुद इधर उधर से धक्के खा रही है, वो किसी को इस पोजीशन में है कि कोई ओहदा दे देगी, ठीक है। और उसके बाद आज किसी को आज जब उसका ये बयान जारी किया गया तो किसी ने इस बात पे एतराज नहीं किया कि यार इस बंदे का तो ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है। आज उसका ज़हनी तवाज़ुन सबको ठीक लग रहा है क्योंकि उसने मलबा पीटीआई के ऊपर डाल दिया है। अब पता नहीं डाला भी है कि नहीं, क्योंकि ये तो मुबैना बयान है, उसके मुंह से सुनेंगे तो पता चलेगा। ऐसे कई बयान हमने देखे हैं जो लोगों ने मुंह से भी दिए और बाद में उनकी हकीकतें खुली हैं कि कैसे कुछ लोगों को गायब किया जाता है और उसके बाद फिर वो आके मन मर्जी के बयान दे देते हैं। तो ऐसे बयानात की तो कोई हैसियत है ही नहीं, जीरो। ये सब आपने 8 फरवरी से करके पहले भी देख लिया था। इमरान खान के खिलाफ आपने सैकड़ों बयानात चलवा दिए थे, लोगों ने उनको जूते की नोक पर रखा 8 फरवरी को, ठीक है ना। उन्होंने वही किया जो उनका दिल माना और उन्होंने इमरान खान के हक में वोट किया आके। तो इस बयान की भी हैसियत इतनी ही है, जो आपने धांधली की है वो सबको नजर आ रही है। अब कमिश्नर कहे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहे, जो दुनिया का मर्जी बंदा आके कहे कि इलेक्शन साफ शफाफ हुए, ये कोई नहीं मानने वाला। हाँ मानेंगे जब लोग ये दिखा देंगे सबूत के हाँ भाई ये फॉर्म 45 थे, ये ड्यू प्रोसेस के तहत जो है इनके रिजल्ट्स जो हैं वो इकट्ठे हुए हैं और ये तरीका है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज एक फॉर्म 45 का नतीजा जो है वो सारा अपलोड किया लाड़काना वाली सीट का। उनको भी किसी ने चैलेंज किया था, उनके पास था, उन्होंने कर दिया। तो ऐसा पीएमएलएन के किसी रहनुमा की तरफ से क्यों नहीं किया गया? कोई फॉर्म 45 नहीं दिखाया गया, क्यों भाई? अगर आप सच्चे हैं, पीटीआई वाले माना झूठ हैं, तो आप करें ना अपने फॉर्म 45 जारी, क्यों नहीं करते? मीडिया को करें। तब आप लोगों के मुंह में क्या आप लोग दही जमा के बैठे होते हैं, तब आप लोग कहते हैं आगे से कि जी हम क्यों करें। तो ये अब आप लोगों की जो कहानियां हैं ये अवाम नहीं मानने वाली, नहीं बिकने वाली आपकी ये सारी स्टेटमेंट्स। लेकिन अब इसमें ये जो लियाकत साहब की वो थी वो भी मैंने आपको बता दी है। और इसके साथ साथ जो आरओज ने आज रिपोर्ट पेश की है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। धांधली की चूंकि बात हो रही है तो इसमें मैं ये रिपोर्ट का जिक्र जरूर करूंगी कि कराची के हवाले से मुख्तलिफ जो हल्के थे उनके ऊपर वहां के जो आरओज थे उनसे रिपोर्ट मंगवाई गई थी। वो रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन में जमा हो गई है। अब आपको दिलचस्प बात बताऊं मैं कि इस रिपोर्ट के मुताबिक जो आरओज ने लिखी है कि उन्हें पीटीआई की किसी फॉर्म 45 के ऊपर कोई एतराज नहीं है। उस रिपोर्ट में उन्होंने कहीं नहीं लिखा कि जो पीटीआई वाले क्लेम कर रहे हैं कि उनके पास फॉर्म 45 है वो जाली हैं या वो गलत हैं, उन्होंने कहीं उनको चैलेंज नहीं किया। क्या समझा जाए कि यानी वो ठीक है। फिर दूसरी चीज जो आरओज ने उसमें लिखी है वो ये कि जी जो इतनी आरओज की रिपोर्ट है वो ऑलमोस्ट सारी वैसे कॉपी पेस्ट लग रही है। दूसरा उन्होंने किसी ने जो आरओ ने अपनी कोई कॉपी नहीं दिखाई कि चलिए भाई आपने उनकी तो कोई चैलेंज नहीं की, नहीं सबकी देखी, लेकिन आप अपनी तो पेश कर देते हैं कि जी हमारे पास ये कॉपी है। कोई कॉपी फॉर्म 45 की किसी ने साथ अटैच नहीं की। और ना ही किसी ने इस बात का दावा किया है कि जब फॉर्म 45 को जमा करके फॉर्म 47 तैयार किया जा रहा था उस वक्त तमाम उम्मीदवारान उस हल्के के मौजूद थे। ये किसी ने क्लेम नहीं किया। और यही वो 3 बुनियादी बातें हैं जो ये साबित करने के लिए काफी हैं कि हल्कों में क्या हुआ है, और ये खुद आरओज की जबानी है। तो उसके बाद भी अगर कराची के इन हल्कों के हवाले से सही फैसले ना सामने आए तो फिर उसके बाद बाकी क्या रह जाता है? फिर बाकी वही रह जाता है जहां से मैंने बात का आगाज किया था कि शेर अफजल मरवत ने फिर ठीक किया। ये सब बेवकूफ हैं जो कि अदालतों के चक्कर काट रहे हैं। तो ये आप मुल्क को किस तरफ लेकर जाना चाह रहे हैं? ये बात बिल्कुल समझ से कासिर है। आप मुल्क को क्या बताना चाह रहे हैं नौजवान नस्ल को कि इस मुल्क में माइट इज राइट का कानून है? तो ये अब जो चीजें हैं सारी ये इतनी ज्यादा जो है आसान नहीं है। अहमद अजहर साहब ने अब एहतजाज का ऐलान किया है। उनकी तरफ से एक ट्वीट किया गया है कि जी कल के रोज जो पंजाब असेंबली से पीटीआई के मुख्तलिफ जीते हुए अरकान हैं
वो पंजाब असेंबली के सामने एहतजाज करें और वहां पर वो इकट्ठे हों। अब अगेन आप देखिएगा कि उन्होंने एहतजाज का ऐलान किया, क्योंकि इसकी वजह यह कि पंजाब असेंबली का कल इजलास बुलाया गया और पंजाब असेंबली के इजलास में जो मेंबर्स हैं इलेक्टेड, आप उनको तो नहीं रोक सकते, लेकिन वो लोग जो कि इलेक्ट नहीं हो सके फॉर्म 47 के तहत, वैसे वो जीते हुए थे, उनको भी हमाद अजहर साहब ने कहा कि वो वहां पहुंचे और वहां पर फिर वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएं। तो कॉल तो अच्छी है, लेकिन अब आप वहां पे भी देखेंगे कि उन लोगों को दाखिल नहीं होने दिया जाएगा कि जो कि फॉर्म 47 के तहत जीते हुए लोग नहीं हैं पीटीआई के, तो वहां पर कोई एहतजाज नहीं करने दिया जाएगा। बज़ाहिर इसी तरह की जो है सारी सिग्नल्स आते हैं, क्योंकि अभी तक कहीं पे भी लाहौर में कोई ऐसा मैसिव प्रोटेस्ट नहीं करने दिया जा रहा। मैं एक चीज और बताना भूल गई, जो इलेक्शन कमीशन के मैंने आपको नताइज बताया था उसमें अली एजाज भुट्टर साहब ने जो अब्दुल हलीम खान का जो नोटिफिकेशन था वो भी मुअत्तल करवाया था, लेकिन वहां पे भी उनकी कामयाबी का नोटिफिकेशन बहाल किया गया है। तो ये है जी सारी कहानी जो मैंने आपके सामने कोशिश की है कि मुख्तसरन सामने रख दूं, लेकिन इससे फिलहाल मुल्क में कोई भी इस्तेहकाम आता नजर नहीं आ रहा, ये सिर्फ एनार्की नजर आ रही है। और इस सारी सिचुएशन को पता नहीं, मुझे नहीं मालूम है कि कौन किस अंदाज से देख रहा है, लेकिन बज़ाहिर ये लग रहा है कि मुल्क की बड़ों को कोई मुल्क की फिक्र नहीं है और जिस तरीके से इस मुल्क के इदारों को कमजोर किया गया है, उनको लूटा गया है, उनकी साख तबाह की गई है, उसके बाद हमें खौफ आता है